नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। उपचुनाव को लेकर सियासी रंग चढ़ता ही जा रहा है। नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी लाव लश्कर के साथ मैदान में उतर चुके हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। वहीं शिवराज और महाराज की जोड़ी भी उपचुनाव के रण में उतर चुकी है। इधर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुकी पारुल साहू ने भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। उपचुनाव से जुड़ी ये सारी खबरें लेकर हम हाजिर हैं हमारी खास पेशकश उपचुनाव का चक्रव्यूह में। तो उपचुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी नए कीर्तिमान रचती हुई नजर आ रही है। बेलगाम बयान लगातार सियासी तापमान को बढ़ा रहे हैं। बयानों के वीर जिस तरीके से तीर चला रहे हैं उसको देखकर लगने लगा है कि चुनाव की आंच में इस बार भाषा गिरावट का नया स्तर छूने वाली है। रिपोर्ट देखिए। नाथ का बीजेपी और शिवराज पर बड़ा वार। नालायक के बाद दिया झूठे का खिताब। सिंधिया बोले, जनता देगी हर सवाल का जवाब। उपचुनाव से पहले चल रहे हैं बयानों के बाण। शिवराज जी कहेंगे 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। हमने लगातार कहते रहे और शिवराज सिंह लगातार झूठ बोलते रहे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, और उन्होंने बड़ी जल्दी ही सिंधिया जी को भी झूठ बोलना सिखा दिया। उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। उनके बयानों में कई बार नाराजगी भी नजर आती है, लेकिन बयानों की तल्ख ही सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं दिख रही। दोनों तरफ से नेता लगातार भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं। ये लिस्ट काफी लंबी है। जो पहले हस्ताक्षर किए मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ जी ने, वो ही मध्य प्रदेश के किसानों के साथ धोखाधड़ी करके किए। सबसे बड़ा झूठेला, सबसे बड़ा धोखेबाज कोई अगर है इस देश में नेता, वो है मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी। अरे भाजपा कार्यालय तोड़ने आ गए थे यारो। भाजपा कार्यालय जैसा आतंकवादी का कमलनाथ का राज। कमलनाथ और कांग्रेस नेताओं के बयानों में अभी भी सरकार जाने का गुस्सा झलकता है। उपचुनाव को अंतिम लड़ाई मान रही कांग्रेस दल बदल और गद्दारी को मुद्दा बना रही है। उसके निशाने पर शिवराज सिंह के साथ ही बीजेपी के महाराज भी है। शिव और सिंधिया की जोड़ी नाथ के हर हमले का जवाब भी दे रही है। तुम लाए को कमलनाथ किसानों के फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया खा गए। 2018 के एक पैसा जमा नहीं किया। मैंने आते ही खाते में पैसा डाल दिया। कमलनाथ नायक है और शिवराज सिंह चौहान नालायक है। तुम लायक हो कमलनाथ, तुमने 0% ब्याज पे कर्जा देना बंद कर दिया किसान को। गद्दार हुए हैं जिन्होंने गद्दारी की है मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ। उनको सबक ये 7.5 करोड़ की जनता इन 28 विधानसभा में कांग्रेस को सिखाएगी। नेताओं के तरकशे बयानों के बाढ़ तो चल ही रहे हैं। इसके साथ ही उपचुनाव के मुद्दे भी लगभग सेट हो गए हैं। किसान फिर से सियासत के केंद्र में है। कांग्रेस जहां कर्ज माफी को जनता के बीच लेकर जा रही है, तो वहीं बीजेपी कर्ज माफी को झूठा बता रही है। विधानसभा में गलत आंकड़ों को लेकर सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई की राह पकड़ चुकी है। मतलब साफ है कि उपचुनाव की जंग इस बार मुद्दों और बयानों का कॉकटेल होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। उपचुनाव की लड़ाई में जहां बीजेपी कांग्रेस से आगे है, वहीं प्रत्याशी चयन के मामले में कांग्रेस ने लीड रखी है। अगले 3 से 4 दिन में कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इस बीच सीएम शिवराज ने आज साफ कर दिया है कि उनके प्रत्याशी तय हैं और मैदान में उतर चुके हैं। प्रदेश में जारी है उपचुनाव की रेस। उम्मीदवार चयन में आगे निकली कांग्रेस। आने वाली है नाथ के लड़ाकों की दूसरी लिस्ट। शिवराज बोले, हमारे प्रत्याशी भी हैं फिक्स। उपचुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। कांग्रेस और बीजेपी लाव लश्कर के साथ मैदान में उतर चुके हैं। शिवराज और सिंधिया की जोड़ी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं, तो कांग्रेस भी कप्तान कमलनाथ की अगुवाई में मोर्चा संभाल चुकी है।
उपचुनाव की मैदानी लड़ाई में जहां बीजेपी कांग्रेस से आगे दिखाई दे रही है, वहीं उम्मीदवारों के ऐलान के मामले में कांग्रेस ने बाजी मारी है। 15 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर चुकी कांग्रेस जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी करने वाली है। कमलनाथ लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। आलाकमान और पार्टी के बड़े नेताओं से मंथन के बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो जाएगा। नहीं, टिकटों में प्रक्रिया चल रही है। 15 टिकट तो कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। बाकी टिकट भी मेरा ऐसा अनुमान है कि कांग्रेस हाईकमान 3-4 दिन में घोषित कर देगी और पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस इसमें लगी हुई है। कमलनाथ जी के दौरे भी हो रहे हैं। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के बाद से ही बीजेपी नेताओं से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि पार्टी प्रत्याशियों के नाम कब सामने आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित सभी बड़े नेता लगातार ये कह रहे थे कि जल्द ही नामों का ऐलान होगा। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान से तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा कब तक करेगी? हमारे तो घोषित ही है, उसमें क्या दिक्कत है? अधिकृत ही है, सब काम कर रहे हैं। बीजेपी उन सभी पूर्व विधायकों को टिकट देने जा रही है जिन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। वहीं कांग्रेस भी बीजेपी और दूसरी पार्टी से आए नेताओं को तवज्जो दे रही है। अब तस्वीर लगभग साफ है कि बीजेपी के सूरमा तय हैं तो कांग्रेस की भी दूसरी लिस्ट आने वाली है। मतलब साफ है कि उपचुनाव के महासंग्राम में अब और धार और रफ्तार देखने को मिलेगी। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम चुकी पारुल साहू ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने अभी तक पारुल साहू की उम्मीदवारी का औपचारिक ऐलान भी नहीं किया है। माना जा रहा है कि कांग्रेस गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ पारुल को टिकट दे सकती है। वहीं पारुल के चुनाव प्रचार पर बीजेपी तंज कस रही है। पारुल साहू ने शुरू किया चुनाव प्रचार। टिकट से पहले पारुल लड़ने को तैयार। गोविंद राजपूत को दे सकती है चुनौती। बीजेपी बोली जनता समझती है कांग्रेस की चाल। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले ही प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जा रही सुर्खी में संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाली पारुल साहू ने मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। टिकट के ऐलान के पहले ही पारुल साहू के चुनावी महासंग्राम में उतरने से क्षेत्र की सियासी फिजा बदल गई है। पारुल साहू ने जलंधर माता मंदिर में विधि विधान से पूजा करके अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। पहले दिन उन्होंने क्षेत्र के 4-5 गांवों में जाकर जनसंपर्क किया तो दूसरे दिन रानगिर माता मंदिर में मां हरसिद्धि की पूजा करने के बाद जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाया। लोगों से मेल मुलाकात के दौरान पारुल लगातार एक ही बात कह रही हैं। पारुल सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के विकास और जनता की सेवा को अपना धर्म और कर्तव्य बता रही हैं। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में एक ही मकसद रहा है मेरा कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास काम हो। जो आम जनता की समस्या है उसको हल करने का मेरा हमेशा प्रयास रहा है। इस बार भी अगर मैं मैदान में उतरी हूँ तो केवल एक ही लक्ष्य है कि जनता की सेवा करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा विकास के कार्य करूँगी। बीजेपी के संभावित प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत लंबे वक्त से क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत रामशिला यात्रा, सेक्टर सम्मेलन, लोकार्पण और उद्घाटन कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच पहुंच रहे हैं। पारुल के मैदान में उतरने पर बीजेपी तंज कसने से नहीं चूक रही है। बीजेपी का कहना है कि जनता कांग्रेस की चाल को अच्छे से समझ चुकी है। यहां कांग्रेस के पास ना तो नेता बचे हैं और ना ही जनप्रतिनिधि। तो ये कांग्रेस का छलावा नेताओं के साथ जैसा होता है और जनता के साथ होता है, ये लगातार चलता रहेगा। जनता इसको बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि कांग्रेस में ना कोई नेता बचा है ना कोई जनप्रतिनिधि बचा है। तो ये जनसंपर्क कोई नई बात नहीं है। वहाँ सुर्खी में तो हर 2 दिन में कोई जनसंपर्क करता है और जनसंपर्क करके घर बैठ जाता है। पारुल साहू के कांग्रेस में जाने के बाद सुर्खी का संग्राम दिलचस्प होने लगा है। टिकट के पहले ही पारुल के मैदान में उतरने से साफ है कि आलाकमान से उनको हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं गोविंद सिंह राजपूत को बीजेपी से टिकट मिलना भी तय ही है। ऐसे में सुर्खी में एक बार फिर पारुल बनाम गोविंद की लड़ाई देखने को मिलेगी। इस लड़ाई में बाजी किसके हाथ लगेगी ये तो उपचुनाव के नतीजे ही तय करेंगे। लेकिन सुर्खी के संग्राम में लोगों को इस बार वार पलटवार के जबरदस्त रंग देखने को जरूर मिलेंगे। पंकज प्रजापति, बंसल न्यूज, सागर। वही किसान कर्ज माफी को लेकर सियासत जारी है। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों को बीजेपी ने खारिज कर दिया। कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है
और अब कर्ज माफी का मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंचाने की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी। वार और नेता ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा, और अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदलेंगे। आज तक किसान का 15 महीने में कर्जा माफ नहीं हुआ, और जो सरकार माधव महाराज के अन्नदाताओं के साथ वादा खिलाफी करेगा, उस सरकार को सड़क पे लाने का काम सिंधिया परिवार का मुखिया करेगा। पलटवार हमने लगातार कहते रहे और शिवराज सिंह लगातार झूठ बोलते रहे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, और उन्होंने बड़ी जल्दी ही सिंधिया जी को भी झूठ बोलना सिखा दिया। पहले क्या बोलते थे मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता। कहते रहे कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। अब विधानसभा में परसों उनके ही मंत्री, उनके ही गवर्नमेंट ने अपने सिग्नेचर के साथ, अपने हस्ताक्षर के साथ पेश करी कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये झूठ तो सामने आ गया। किसान कर्ज माफी पर दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं। दावों को पुख्ता भी किया जा रहा है, मगर अब ये दावे और ज्यादा पुख्ता हो, इसके लिए कांग्रेस कानून का सहारा लेने पर विचार कर रही है। तो घर घर जाकर किसानों को जागरूक करने पर भी सोचा जा रहा है। सच्चाई तो सच्चाई है, उसको स्वीकार करना चाहिए। तो विधानसभा की जो सीमा के बाहर कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती, ये तो कानूनी मुद्दा है, क्योंकि अनेक बार माननीय कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा के अंदर की कार्रवाई पर बाहर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। फिर भी इसका परीक्षण हम लोग कराएंगे, और यदि कानूनी रूप से संभव हुआ तो कृषि मंत्री जी पर मुकदमा कायम होना चाहिए कि एक तरफ वो अंदर सदन में अलग बयान देते हैं और तथ्यों के आधार पर देते हैं, और बाहर आके उन तथ्यों को अस्वीकार करते हैं। किसान कर्ज माफी ऐसा मुद्दा है जिसने 15 साल बाद कांग्रेस को सत्ता दिलाई। यह अलग बात है कि राजनीतिक हालात ऐसे बने कि कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा, मगर कांग्रेस को यकीन है कि यही इस चुनाव में ट्रम्प कार्ड साबित होगा। शायद इसीलिए बीजेपी भी पलटवार करने में देरी नहीं कर रही। सांच को आंच नहीं, सत्यमेव जयते। कांग्रेस ने अगर वास्तविक में किसानों का कर्ज माफ किया है तो उसे कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, और अभी जो उपचुनाव है इसमें जनता की अदालत फैसला लिख चुकी है। कांग्रेस की वादा खिलाफी के खिलाफ अपना मत देने का मन जनता की अदालत बना चुकी है। किसानों के लिए बीजेपी अपना खजाना खोल चुकी है। जो गलती कांग्रेस कर चुकी है वो शायद बीजेपी नहीं करना चाहती, इसलिए खातों में पैसा भी पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में हर किसी की कोशिश है कि किसान को अपने पाले में किया जाए। किसानों को किसका पाला भाएगा ये नहीं पता, मगर कोशिशें दोनों तरफ से जारी है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। प्रदेश में इस समय किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है तो देश में भी किसान सियासत के केंद्र में है। किसान बिल को लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन में जुटी हुई है। ऐसे में इस सियासत ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और बीजेपी अटेंशन हो चुकी है। अब किसानों के बीच अभियान शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। कृषि बिल ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, सियासी हालात पर पार्टी का टेंशन। किसानों के बीच शुरू हुआ अभियान, बिल की खूबियों का होगा जिक्र। कृषि बिल को लेकर किसानों का यह आंदोलन अब बीजेपी का टेंशन बढ़ा रहा है। कई संगठन विरोध में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की सियासत पर इसका कितना असर होगा, इस पर बीजेपी की नज़र है, क्योंकि यहाँ 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव में किसान एक बड़ा फैक्टर है। कांग्रेस ने तो इस मसले को भुनाने की तैयारियां कर ली हैं, ऐसा साफ नजर आता है। ये आज केवल बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए, बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, जब पूरा कृषि क्षेत्र इसका विरोध कर रहा है। अगर इनको चिंता होती, ये कृषि संगठन से बातचीत करते, चर्चा करते, ऐसा फैसला करते, ऐसा कानून लाते जिससे हमारी कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए। कांग्रेस भले ही इसे किसानों के लिए काला कानून करार दे रही है, लेकिन बीजेपी की नज़र में ये किसानों के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। बावजूद इसके बीजेपी की डर की वजह है कि कहीं कांग्रेस भ्रम फैलाकर
किसानों को बरगला न दे, उपचुनाव से पहले कोई किसान आंदोलन खड़ा न हो जाए, बीजेपी पर किसान विरोधी होने के आरोप न लगने लगें। इस समय जो सियासी बयार बह रही है उसे देखते हुए बीजेपी ने तत्काल ही प्लान तैयार किया। जिस दिन कृषि बिल राज्यसभा से पारित हुए, सीएम शिवराज ने किसानों से सीधा संवाद किया और बिल को लेकर किसानों के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की। साथ ही बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के खाते में 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का ऐलान भी कर दिया। झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, ये कांग्रेस की फितरत है। और मोदी जी का नाम सुन के तो सपने में भी चौंक चौंक के उठ जाते हैं और विरोध करने लगते हैं। ये केवल मोदी जी का विरोध नहीं है, ये किसानों का विरोध है, जिसको देश का किसान और मध्य प्रदेश का किसान कभी सहन नहीं करेगा। बीजेपी की तैयारियां इसलिए भी हैं क्योंकि दिल्ली चुनाव से पहले सीएए का मुद्दा जो गरमाया और उसने जो माहौल बनाया, उसकी वजह से दिल्ली बीजेपी के हाथ से खिसक गई। हालांकि बीजेपी नेता लगातार कहते रहे कि सीएए बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे अल्पसंख्यक आबादी को कोई खतरा हो, मगर बीजेपी नेताओं की दलील काम न आई। ऐसे में ये मसला भी कहीं सीएए की तरह माहौल न बना दे, डर यही है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में इस समय शिवराज और महाराज की जोड़ी उतर गई है और इसकी तुलना 80 के दशक में माधव मोदी की जोड़ी से की जा रही है और खुद सिंधिया ने इसका जिक्र किया। आखिर क्यों, रिपोर्ट देखिए। सन 1980 में एक ट्रेन चली थी, उस ट्रेन का नाम था, ट्रेनों तो मैंने बहुत चलाई हैं क्षेत्र में, उस ट्रेन का नाम था मोती माधव एक्सप्रेस। मोतीलाल वोरा जी का और मेरे पूज्य पिताजी का मोती। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उस ट्रेन ने पूरे मध्य प्रदेश में विकास की आंधी लाई थी। आज आपके सामने शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़ा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस नौजवान को अगर आपने आशीर्वाद दिया तो इस अंचल में, इस क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में शिव ज्योति की एक्सप्रेस विकास की हम चलाकर आपको देंगे, ये विश्वास आपको दिलाते हैं। ट्रेलर है यार, अभी विकास की फिल्म बाकी है। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार है, शिव ज्योति की विकास की एक्सप्रेस ऐसी चलेगी कि कोई कमी किसी भी कीमत पर नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज ने जिस मोती माधव एक्सप्रेस का जिक्र किया है, दरअसल 1980 में इस जोड़ी की वजह से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सियासी समीकरण बिगड़ गए थे। दरअसल माधवराव सिंधिया ने मोतीलाल वोरा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। दोनों चुनाव में साथ साथ दौरे करते थे। तब कहा जाता था कि वोरा जी सुबह का नाश्ता ग्वालियर में करते हैं और शाम का भोजन भोपाल में। और ऐसा ही नजारा इस समय इन उपचुनाव में देखा जा रहा है। सिंधिया और शिवराज हर सीट पर साथ साथ दौरे कर रहे हैं। इस दौरान दोनों की जुगलबंदी भी साफ देखने को मिल रही है और दोनों के टारगेट पर है कांग्रेस। कमलनाथ जी सुन लीजिए, अगर आप मुख्यमंत्री बने थे तो उसमें ग्वालियर चंबल संभाग का महत्वपूर्ण योगदान था, जहां 34 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। मेरे भाई और बहनों, हमारे दोस्त में बोले शिवराज सिंह नालायक है। हाँ भैया, मेरे का मैं नालायक ही सही, लेकिन तुम लायक हो कमलनाथ, तुमने कर्जा माफी कह के कर्जा माफ नहीं किया, तुम लायक हो। और शिवराज सिंह नालायक है, तुम लायक हो कमलनाथ। किसानों के फसल बीमा योजना के प्रीमियम के 2200 करोड़ रुपया खा गए, 2018 के एक पैसा जमा नहीं किया। मैंने आते ही खाते में पैसा डाल दिया। कमलनाथ लायक है और शिवराज सिंह चौहान नालायक है। कांग्रेस में नेताओं की जोड़ियां बनना आम बात रही है, मगर बीजेपी में सिस्टम काम करता है।
अब शिव ज्योति की जोड़ी इस समय बीजेपी की मजबूरी कही जा सकती है। इन उपचुनाव पर एक तरफ शिवराज सरकार का भविष्य टिका है तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी लोकप्रियता साबित करनी है और शायद इसीलिए दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। उपचुनाव के नजदीक आते आते राजनीतिक पार्टियों के तरह तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं। इनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशियों को ना जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। आगर मालवा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के कहने पर कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े वरिष्ठ नेताओं की चरण वंदना करते हुए नजर आए। पैर छू एक बार, तीन दादाओं के पैर छू, बता बाबूलाल जी के पैर छू, द्वारका भैया के पैर छू, जोड़ यहीं से छू ले, यहीं से छू, ये हो गया। उपचुनाव जीतने की जुगत में प्रत्याशी किसी के भी कहीं भी हाथ पैर जोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें इसकी बानगी भर हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की चरण वंदना कर रहे ये कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े हैं, जिन्हें कांग्रेस ने आगर से मैदान में उतारा है। दरअसल बीते दिनों पूर्व मंत्री जीतू पटवारी आगर दौरे पर आए थे, जहां उन्होंने कानड़ में चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े को मंच पर पहले खड़ा कराया, फिर वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के पैर पड़वा दिए। साथ ही यह भी कह दिया कि इतना अच्छा लड़का है, इसकी शादी नहीं हुई होती तो अब तक इसे देखकर ही अच्छा रिश्ता मिल जाता। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विपिन खड़ा हो तो जरा हाथ जोड़ के प्रणाम कर, पैर छू एक बार, तीन दादाओं के पैर छू, बता बाबूलाल जी के पैर छू, द्वारका भैया के पैर छू, जोड़ यहीं से छू ले, यहीं से छू, ये हो गया। अब कैसा लड़का चाहिए बताओ आप? इतने में तो शादी नहीं होती तो कोई ढंग का छोरा छोरी दे देता। वीडियो के वायरल होने के बाद इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बीजेपी ने चरण वंदना करने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी को उम्मीद है कि जनता उनके साथ है और उपचुनाव में बीजेपी की जीत होना तय है। जी बिल्कुल, बड़ा हास्यप्रद वीडियो है। इससे ये साबित होता है कि कुल मिला के कांग्रेस के नेता आते ही चुनाव जैसे आता है लोगों के पांव में गिर जाते हैं, लोगों के पांव पड़ना उनको सिखाया जाता है, झूठ बोलना उनको सिखाया जाता है, झूठा सम्मान देना उनको सिखाया जाता है और इसके माध्यम से वो लोगों के वोट बटोरना चाहते हैं। पर आगर की जनता अब जाग चुकी है, वो कहीं से भी ऐसे झूठे, ऐसे नौटंकीबाज नेताओं की बातों में नहीं आने वाली। इसका जवाब जीतू पटवारी जी को यहाँ की जनता देगी, इसका जवाब विपिन वानखेड़े जी को यहाँ की जनता वोट के बदले देगी। वहीं बीजेपी के चुटकी लेने पर कांग्रेसी नेता इसे अपना संस्कार बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। ये अभी हमारे कार्यालय के ओपनिंग में आए थे, एक मजाक और एक प्यार का अंदाज था। उसमें उन्होंने कहा था कि भाई इनके भी पैर छुओ, जो कि हमारे भारत की संस्कृति में ये बहुत अच्छा एक संस्कार है, एक प्रेम का, एक सम्मान का। उन्होंने कहा कि इनके पैर छुओ, उनके पैर छुओ। उसी में एक मजाक के लहजे में उन्होंने कहा था कि इतना अच्छा लड़का है कि यदि कहीं भी रिश्ता जाता तो इनको कोई भी लड़की देने से मना नहीं करता। एक हंसी मजाक उल्लास का एक समय था, ऐसा कुछ नहीं, और हंसी मजाक होना चाहिए उसको लेकर के था। बड़ा अच्छा लगा वो, उसको अन्यथा ना लिया जाए। नेताओं की चरण वंदना का ये कोई पहला मामला नहीं है। कई बार ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें नेता अपने वरिष्ठ नेताओं के पैर छूते दिखाई दे चुके हैं। बहरहाल जैसे जैसे उपचुनाव का रंग चढ़ने लगा है, वैसे वैसे प्रचार के नए नए रंग भी दिखने लगे हैं। राहुल जोशी, बंसल न्यूज, आगर मालवा। तो इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।